ओके, सो इन टुडेज क्लास वी आर स्टडिंग कंसिडरेशन। अभी हमने ऑफर पढ़ लिया। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नीड ऑफ टू पार्टीज। एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी वैलिड ऑफर देगी, दूसरी पार्टी उसको वैलिड एक्सेप्टेंस करेगी, लेकिन कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिसने ऑफर दिया उसको बदले में भी कुछ मिलना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो अगर ए ने बोला है कि आप ए ने बी को ऑफर दिया है कि आप मेरी गाड़ी 5 लाख में खरीद लो, तो यहाँ पे ए के लिए कंसिडरेशन 5 लाख रुपए है, और बी के लिए, जो बी ने एक्सेप्ट किया है, बी के लिए कंसिडरेशन गाड़ी है 5 लाख रुपए देने के बाद। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक कंसिडरेशन। तो सबसे पहले आप देखो कंसिडरेशन का डेफिनेशन। कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग क्या है? समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, कुछ आपको रिटर्न में मिले। अगर आपने कुछ ऑफर किया है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको भी कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। फ्री की चीज़ें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अपना घर बेच रहे हो तो आपको कैश मिलेगा, या कुछ भी आपको इन रिटर्न कुछ भी मिले, जो कि कंसिडरेशन कहलाएगा। ये इसका बेसिक मतलब है, क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग। ठीक है, तो इसी से ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेकिन आपका कंसिडरेशन का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2D में गिवन है। ठीक है, सेक्शन 2D में गिवन है, और वो डेफिनेशन क्या है इसको ध्यान से पढ़ना। ये आपका डेफिनेशन है। ठीक है, वेट अ सेक, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे देखो कंसिडरेशन क्या है। वेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। यहाँ पे देखो सिंपल मीनिंग तो यही है, समथिंग इन रिटर्न, बट इसका लीगल मीनिंग क्या है सेक्शन 2D में कंसिडरेशन का? इसका एक एक पार्ट का बहुत इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो पहले पहले डेफिनेशन क्या कहता है वो देख लो। वेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, आपको डेफिनेशन को ब्रेक करना है। पहले आप लिखो एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब कंसिडरेशन जो है वो एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए। ये सब आप लिखते भी रहो। ठीक है, तो सेक्शन 2D के हिसाब से, सो वी आर स्टडिंग कंसिडरेशन। सेक्शन 2D के हिसाब से व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, तो आप एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर को लिख लो पहले। ठीक है, कि कंसिडरेशन शुड ऑलवेज बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। अभी मैं सबका मीनिंग बताऊंगा। ठीक है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो यहाँ पे एनी अदर पर्सन लिख लो। प्रोमिसर कौन होता है? प्रोमिसर जनरली ऑफरर होता है, जो ऑफर दे रहा है। उसके डिज़ायर में प्रोमिसी, प्रोमिसी कौन है? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर को कुछ करना होता है, वही कंसिडरेशन है। ठीक है, तो व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैड डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, या तो आपको कुछ करना होगा या कुछ नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है? हैड, मतलब ये पास्ट टेंस में है। फिर वर्ड क्या है? डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब ये प्रेजेंट में है। फिर क्या है? प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब ये फ्यूचर में है। तो कंसिडरेशन 3 टाइप्स के हो सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैं सबका मतलब बताऊंगा, अभी बस मैं डेफिनेशन ब्रेक करवा रहा हूँ आपको। आपको लॉ में डेफिनेशंस को ब्रेक कर करके पढ़ना होता है। जो सेक्शंस होते हैं उनको ब्रेक कर करके इंटरप्रिटेशन करना होता है। ठीक है, सो सेक्शन 2D में क्या दिया है? व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। तो आप डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर पहले नोट कर लो कि कंसिडरेशन हमेशा एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर होगा। प्रोमिसर कौन है? ऑफरर। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी मतलब एक्सेप्टर या कोई और पर्सन भी कंसिडरेशन फर्निश कर सकता है। ठीक है, एनी अदर पर्सन हैड डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। हैड डन और एब्सटेन, या तो कुछ करेगा या कुछ करने से उसको रोका जाएगा। ठीक है, हैड वर्ड इस्तेमाल हुआ मतलब ये पास्ट कंसिडरेशन है। डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब प्रेजेंट है। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब फ्यूचर है। समथिंग, कंसिडरेशन कुछ वैल्यूएबल चीज़ होनी चाहिए, समथिंग विच हैज़ वैल्यू इन दी
eyes of law, such act or absistence और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो ये जो एक्ट करना या एब्सटेन करना, इसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। जैसे अगर ए ने ऑफर किया कि आप मेरी गाड़ी 5 लाख में खरीद लो, तो यहाँ पे बी अगर एक्सेप्ट करता है तो बी को 5 लाख रुपए देने होंगे, ये उसका एक्ट है, ठीक है। तो ये आएगा प्रेजेंट में, ए ने गाड़ी बेची, बी ने पैसा दिया, ठीक है, ये आपका आ गया प्रेजेंट कंसिडरेशन। बट ये कंसिडरेशन कब मूव हुआ? एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, ऑफरर के कहने पे हुआ ना। ऑफरर ने बोला मैं अपनी गाड़ी 5 लाख में बेचूंगा, तब बी ने 5 लाख रुपए दिए और 5 लाख रुपए यहाँ पे कंसिडरेशन है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, हाँ कि ना? ओके, सो कंसिडर अभी 1 by 1 वी विल बी स्टडिंग, ठीक है। अभी आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिजायर में, प्रोमिसर मतलब ऑफरर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, या तो एक्सेप्टर या उसके बदले कोई और कुछ काम करता है या कुछ काम नहीं करता है, दोनों ही, वो आपका कंसिडरेशन है। जैसे अगर ए ने बोला कि मेरी गाड़ी 5 लाख में खरीद लो, तो यहाँ पे एक्सेप्टर क्या कर रहा है? प्रोमिसी क्या कर रहा है? 5 लाख रुपए दे रहा है, कुछ दे रहा है, ठीक है। क्योंकि ये 5 लाख रुपए समथिंग है, कुछ मतलब समथिंग विच इज वैल्यूएबल इन आइज ऑफ लॉ, सच एक्ट और एब्सटिनेंस इज कॉल्ड कंसिडरेशन, ठीक है। तो अब मैं एक एक पार्ट को आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। वी विल बी स्टडिंग ईच एंड एवरी पार्ट, ठीक है। तो कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न एंड इट मे बी एन एक्ट और एब्सटिनेंस, ठीक है। इट मे बी एन एक्ट और एब्सटिनेंस। यहां तक बात समझ में आ गई है? अब आप देखो सेक्शन 2D, अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं। पहला क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। अब मान लो अगर आपने वो देखी है ना मूवी मुन्ना भाई एंड मुन्ना भाई, तो मान लीजिए कोई मुन्ना भाई है और उसका एक सर्किट है, ठीक है। कोई मुन्ना भाई है और उसका एक सर्किट है, ठीक है। मुन्ना भाई के घर में आग लग गई, तो सर्किट जो है बिना कुछ सोचे समझे घर आ गया, पानी बुझाने लग गया, ठीक है। अब सर्किट पैसा मांग रहा है कि भाई मैंने आपका घर जलने से बचा दिया, है ना। मुन्ना भाई के घर में आग लग गई, मुन्ना भाई घर में थे नहीं, सर्किट गया घर में, घर को बचा लिया। तो अब सर्किट थोड़ा पैसे मांग रहा है, भाई मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने आपके घर को बुझाया, तो मेरे को आप पैसा दीजिए, कुछ कंसिडरेशन दीजिए, मैंने काम किया, बदले में अब आपको कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो सर्किट ने किया, इट वॉज नॉट एट द डिजायर ऑफ मुन्ना भाई। मुन्ना भाई ने बोला तो नहीं था। तो कंसिडरेशन, अगर सर्किट बोल रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंसिडरेशन जो है वो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोमिसर अगर मुन्ना भाई हैं, तो उन्होंने तो बोला नहीं था घर को बुझाने के लिए, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। अगर सर्किट ने कुछ घर बुझाया है तो उसने वॉलेंटरी सर्विस दी है, वॉलेंटरीली खुद से सर्विस दी है। इट वॉज नॉट एट द डिजायर ऑफ द मुन्ना भाई। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कंसिडरेशन को वैलिड होने के लिए इट शुड मूव फ्रॉम द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मुन्ना भाई हैं और सर्किट है, मुन्ना भाई के घर में आग लग गई, सर्किट गया घर बिना या मुन्ना भाई ने बोला देखो मेरे घर में आग लग गई होगी, है ना, बट मुन्ना भाई ने कुछ बोला नहीं था कि मैं पैसे दूंगा या कुछ ऐसा। सर्किट जो है वो क्या नाम है, गया घर में, देखा आग लग गई है, उसने पूरा आग बुझा दिया। अब सर्किट पैसा मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुन्ना भाई ने बोला तो नहीं था बुझाने के लिए, ठीक है। तो कंसिडरेशन जो था वो मुन्ना भाई के डिज़ायर पे नहीं था, तभी यहाँ पे कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर मुन्ना भाई ने बोला होता कि भाई मेरे घर में आग लग गई है, तुम जाके प्लीज़ उसको बुझा दो, मैं आके देखता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। अगर ये इंस्ट्रक्शन दिया होता कि तुम जाके आग बुझा दो,
तब फिर मुन्ना भाई के डिज़ायर पे सर्किट ने आग बुझाई है, मुन्ना भाई के डिज़ायर पे सर्किट ने आग बुझाई है, तो फिर सर्किट को पैसा मिलना चाहिए, तब ये वैलिड कंसिडरेशन होगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मुन्ना भाई ने कहा कि तुम आग बुझा दो, तब भली पैसे ना बताएं, लेकिन फिर भी मुन्ना भाई को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि सर्किट फ्री का तो कर नहीं रहा है, ठीक है, सर्किट फ्री का तो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मुन्ना भाई के डिज़ायर पे हुआ है। दैट इज़ वाई कंसिडरेशन में बहुत ज़रूरी है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसमें एक बहुत अच्छा केस है पहले पॉइंट में, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर में, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसमें। ऑल राइट, हाँ जी, अगर ये सेल्फ सर्विस है, वॉलेंटरी सर्विस है, तब वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। अब आप देखो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में क्या है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में क्या है। इस केस में क्या हुआ था कि देयर वॉज अ पर्सन जिसने डीएम के कहने पे, देयर वॉज अ पर्सन जिसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कहने पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा रहा था, और जब वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा रहा था तो उसने शॉपकीपर से कहा था कि मैं तुम्हें इसमें शॉप्स दे दूंगा, बदले में तुम मेरे को कमीशन देना। कमीशन, ये कह रहा है मैं तुम्हें शॉप दे दूंगा, बदले में तुम मेरे को कमीशन देना जो भी तुम बेचोगे। तो भाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, शॉपकीपर्स अपना अपना दुकान लिए और उसको बाद में कमीशन नहीं दिए, तो इसने केस कर दिया। तो यहाँ पर हुआ कि भाई वो कमीशन जो है वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बना था वो शॉपकीपर्स की डिज़ायर पे नहीं बना था, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कहने पे बना था, उसको एनीवे बनाना था। तो शॉपकीपर्स की डिज़ायर पे आपने कहाँ कोई काम किया कि आप बदले में कमीशन मांग रहे हो? बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए यहाँ पर इसको वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना और शॉपकीपर्स को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो बंदे ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था वो शॉपकीपर्स के डिज़ायर पे नहीं बनाया था, उनके कहने पे नहीं बनाया था, उसको तो बनाना ही था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ऑल राइट, तो पहला था कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। दूसरा, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो कंसिडरेशन कौन दे सकता है? अगर मैंने आपको बोला, मुन्ना भाई ने बोला सर्किट को कि भाई मेरी जो गाड़ी है वो तुम 10 लाख में ख़रीद लो। अब सर्किट ने एक्सेप्ट कर लिया, बट 10 लाख रुपए सर्किट के भाई ने दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुन्ना भाई को गाड़ी देनी पड़ेगी, भले ही सर्किट के भाई ने 10 लाख रुपए दिया, है ना। तो क्यों? क्योंकि जो प्रॉमिसी है, एक्सेप्टर है, चाहे वो पैसे दे या एनी अदर पर्सन या उसके बिहाफ पे कोई दे दे, दोनों ही चलेगा कंसिडरेशन, ठीक है। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन से भी कंसिडरेशन आ सकता है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये केस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे पहले मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको लिखो। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लिख लो। तो व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर पे मैंने आपको केस बताया, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव।
और कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, जो आपके सेक्शन 2D में दिया हुआ है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इस पे एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, चिनैया वर्सेस रमैया। चिनैया वर्सेस रमैया वर्सेस रमैया। ठीक है, तो चिनैया वर्सेस रमैया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। ऑलराइट, अब इसमें इस केस में क्या हुआ, चिनैया वर्सेस रमैया, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, अब आप देखो इस केस में क्या हुआ, चिनैया वर्सेस रमैया। अब यहाँ पे देयर वॉज एन ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी थी। ठीक है, देयर वॉज एन ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी ने क्या किया, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने डॉटर को दिया, डॉटर को दिया। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी डॉटर को दे रही हूँ, लेकिन डॉटर को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, डॉटर को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी मेरे भाई को देना पड़ेगा। तो ये ओल्ड लेडी का एक भाई भी था, तो वो डॉटर का क्या लगा, मामा, मतलब अंकल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ओल्ड लेडी ने कहा मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे रही हूँ, बट मेरी बेटी को मेरे भाई को पैसे देने पड़ेंगे उसी प्रॉपर्टी में से कुछ अमाउंट। तो मतलब बेटी को अपने मामा को पैसा देना है, अंकल को पैसा देना है। तो कहा कि अंकल शुड गेट सम मनी, अंकल शुड गेट सम एन्युइटी, एन्युइटी मतलब हर साल कुछ पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ओल्ड लेडी और डॉटर के बीच में। फिर डॉटर ने जो है मतलब अपने मामा से कॉन्ट्रैक्ट किया, डॉटर ने अपने अंकल से कॉन्ट्रैक्ट किया। अंकल बोला भाई मेरे से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि तुम मेरे को हर साल पैसा दोगे। तो डॉटर ने क्या किया, डॉटर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, डॉटर कॉन्ट्रैक्टेड, डॉटर में कल DAUGH, डॉटर कॉन्ट्रैक्टेड विथ अंकल। डॉटर ने अंकल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको एक फिक्स्ड एन्युइटी, कुछ पैसा हर साल फिक्स्ड दूंगी, फिक्स्ड एन्युइटी आई विल गिव। ठीक है, अब ये जो डॉटर और अंकल के बीच में, डॉटर और अंकल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है कि डॉटर अंकल को, डॉटर जो है वो अंकल को कुछ पैसा हर साल देगी। तो डॉटर ने कुछ साल पैसा दिया, फिर उसने पैसा देना बंद कर दिया। तो जब पैसा देना बंद किया तो अंकल ने बोला कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो डॉटर ने बोला कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट, ये लिख लो, सेक्शन 25 कहता है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। और जो डॉटर और अंकल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डॉटर हर साल कुछ पैसा दे रही है, बदले में अंकल से कुछ नहीं मिल रहा है, बदले में अंकल से कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो कह रही है तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, जो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था वो वॉइड है। तो क्या डॉटर का ये आर्ग्यूमेंट सही है? एनीवन? देखो यहां मेरी बात सुनो, क्यों सही नहीं है, क्यों सही नहीं है भाई? उसने तो सही बात बोली कि क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। मैं आपको एक फिक्स सम ऑफ मनी दे रही हूँ, जो मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो दो लोगों के बीच में होगा ना, जो मैं आपको फिक्स्ड मनी दे रही हूँ, बदले में आपसे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। अब बताओ क्यों डॉटर का आर्ग्यूमेंट सही नहीं है? यस अब देखो यहाँ पे क्या है, कोर्ट ने क्या कहा
देखो डॉटर और अंकल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें डॉटर प्रॉमिसर है जो पैसा दे रही है, अंकल प्रॉमिसी है जो भले ही प्रॉमिसी ने कुछ नहीं दिया बट प्रॉमिसी के बिहाफ में उसकी बहन ने प्रॉपर्टी दिया है। तो प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैड डन समथिंग। तो यहाँ जो कंसिडरेशन है वो भले ही अंकल से मूव नहीं हो रहा है बट अंकल की बहन से मूव हुआ था। ठीक है, तो प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन कैन मूव दी कंसिडरेशन। ये बात समझ में आ रही है? चिन्नैया वर्सेस रमैया केस समझ में आया? कविता को कुछ पूछना है? कविता पाल, यू नीड टू आस्क समथिंग। ओके ठीक है, देखो यहां पे क्रक्स क्या है। क्रक्स ये है कि यहां दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। पहला ओल्ड लेडी और डॉटर के बीच में, दूसरा डॉटर और अंकल के बीच में। अगर मान लो डॉटर ने अंकल से कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो शायद अंकल सू नहीं कर पाता, क्योंकि सू करने के लिए आपको पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो बनना पड़ेगा, है ना। यहां पे क्योंकि डॉटर ने अंकल से अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो पार्टी ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट बन गया और उसने ये प्रूव कर दिया कि भाई मैंने कंसिडरेशन नहीं दिया है बट मेरे बिहाफ पे किसी और ने दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां पे ये जो वर्ड है प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ये देता है कॉन्सेप्ट कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा बाद में। ठीक है, अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिसी या एनी अदर पर्सन से भी फर्निश्ड हो सकता है, और चिन्नैया वर्सेस रमैया एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो सेक्शन 2D में व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर समझ में आया कि कंसिडरेशन प्रॉमिसर के डिजायर पे होना चाहिए, एंड इट कैन बी फर्निश्ड बाय प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, इसको कहते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन ऑल्सो, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन ऑल्सो। अब यहां पे क्या है, हैड डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो जो कंसिडरेशन है वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो कंसिडरेशन के आपके 3 टाइप्स हैं। ठीक है, कंसिडरेशन में आपके 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स ऑफ कंसिडरेशंस। पहला क्या है, पास्ट कंसिडरेशन, फिर फ्यूचर कंसिडरेशन, सॉरी प्रेजेंट कंसिडरेशन, फिर फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पास कंसिडरेशन को भी मानते हैं, बट इंग्लैंड के कंसिडरेशन, इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पास कंसिडरेशन इज वैलिड कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड कंसिडरेशन।
लेकिन इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है, अब मान लो वो जो मुन्ना भाई वाला एग्जांपल दिया, मुन्ना भाई मान लो अगर सर्किट को बोले भाई मेरे घर में आग लग गई है ज़रा देख लो, उन्होंने कुछ पैसा वैसा नहीं बोला था और बोला भी नहीं था बुझाने के लिए, बस बोला देख लो। सर्किट गया, बुझाया, फिर मुन्ना भाई 1-2 हफ्ते बाद आए, मुन्ना भाई ने बोला यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, बुझा दिया, मैं तुम्हें 2,000 रुपये दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मुन्ना भाई 2,000 रुपये दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? पास्ट के काम के लिए दे रहे हैं जो उसने पहले किया था। अभी यहाँ पे मुन्ना भाई ने आके बोला है कि वो 2,000 रुपये देंगे। अब क्योंकि बोल दिया है 2,000 रुपये देंगे, तो ये आपका क्या हो गया, ये अब आपका इन्फोर्सेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब मुन्ना भाई बाद में ये नहीं बोल सकते। मान लो मुन्ना भाई ने बोला सर्किट तुम देख लेना यार, है ना, वो आग बुझा दिया, फिर मुन्ना भाई 2 हफ्ते बाद आए और बोले कि यार तुमने बड़ा अच्छा काम किया, मैं तुम्हें 2,000 रुपये दूंगा। फिर मुन्ना भाई जो है पैसा दे ही नहीं रहे हैं 2,000 रुपये, तो सर्किट बोला अब 1 महीना हो गया, पैसा तो दे दो मेरे को 2,000 रुपये। तो मुन्ना भाई बोला अरे वो तो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है ना, मैं 2,000 रुपये दूँ, बदले में तुमने क्या किया? तो उसने बोला मैंने आग बुझाया था, तो उसने बोला वो तो पास्ट में बुझाया था ना, अभी क्या किया? तो ये आर्ग्यूमेंट क्या मुन्ना भाई का सही है? ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पास्ट कंसिडरेशन इज अ वैलिड कंसिडरेशन। अगर मुन्ना भाई ने बोल दिया है कि वो पास्ट सर्विस के लिए पैसा देंगे तो अब देना पड़ेगा, या तो मुन्ना भाई कुछ बोलते नहीं। अगर मान लो इस केस में सर्किट ने आज आग बुझा दी होती, फिर मुन्ना भाई 2 हफ्ते बाद आते, मुन्ना भाई अगर पैसे की बात करते ही नहीं तो मुन्ना भाई को फिर देना भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुन्ना भाई ने आग बुझाने को बोला नहीं था। बट अगर मुन्ना भाई वापस आके बोल दिए कि सर्किट भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम्हें 2,000 रुपये दूंगा, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, वो पास्ट एक्ट के लिए, पास्ट कंसिडरेशन के लिए अब पैसा देने के लिए बोले हैं, तो अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। नहीं, जरूरी नहीं कि रिटन हो, ओरल भी हो सकता है। मतलब ये तो एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ ना, आप कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी तो कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट में स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था ना, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन और ओरल। ठीक है, ओरल के लिए बस आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा, किसी ने सुना है। ठीक है, ये तो बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन ऑल्सो। द प्रोमिसर हैड रिसीव्ड द कंसिडरेशन बिफोर द डेट ऑफ द प्रॉमिस। जब मुन्ना भाई ने 2,000 रुपये देने का वादा किया, उसके पहले ही उनको उनका सर्विस मिल चुका था। ठीक है, अब मान लो मुन्ना भाई ने बोला कि यार मेरे बच्चे को थोड़ा पढ़ा देना, तो जनवरी पढ़ा दिया, फरवरी पढ़ा दिया, मार्च में मुन्ना भाई ने बोला यार तुमने इतना पढ़ाया, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, है ना। तो यहाँ पे अब मुन्ना भाई को 10,000 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि जो 10,000 रुपये अभी वादा किया, बट सर्विस पहले मिल चुकी है। ठीक है, ये हो गया पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन में क्या है भाई, मैंने आपसे बोला आप दुकान में जाते हो, पेन खरीदते हो, तो आपने पेन लिया, पैसे उसी समय दे दिए, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंसिडरेशन। ठीक है, आप दुकान में जाके कुछ भी खरीदते हो, कैश सेल कुछ भी करते हो, आपने सामान खरीदा, बदले में पैसा दे दिया, उसी समय आपने कंसिडरेशन दे दिया, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होता है, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। यहाँ पर आपको फ्यूचर में पैसे देने हैं या फ्यूचर में सामान मिलना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ए ने प्रॉमिस किया कि मैं 2 kg राइस आपको 10 तारीख को डिलीवर करवा दूंगा, तब आप पेमेंट कर देना, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, कंसिडरेशन प्रॉमिसर के डिजायर पे मूव होना चाहिए। द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, या तो एक्सेप्टर जो प्रॉमिसी है या उसकी बिहाफ में कोई और कंसिडरेशन फर्निश कर सकता है,
वो कंसिडरेशन क्या हो सकता है, पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। तभी यहाँ पे वर्ड दिया है हैड डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ये प्रेजेंट का हो गया, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ये फ्यूचर का हो गया। समथिंग, तो समथिंग का यहाँ मतलब क्या है, कंसिडरेशन मतलब समथिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है, कंसिडरेशन मतलब समथिंग ऑफ वैल्यू, लिख लीजिए आप, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है। आपने बोला मैं आपको गाड़ी दूंगा, बदले में आप जो हो 1 मिनट में आप 10,000 पेज लिख दो, तो ये तो कुछ मतलब कंसिडरेशन हुआ नहीं ना, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है करना 1 मिनट में 10,000 पेज हाथ से लिखना, है ना। कुछ वैल्यू की चीज़ होनी चाहिए, कुछ इलीगल चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कुछ वैल्यू की चीज़ होनी चाहिए, कुछ इलीगल चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। अब मान लो ए ने बोला एक केस है, ए उसमें आई विटनेस है, तो बी बोलता है भाई आप कोर्ट में गवाही दे देना, आप आई विटनेस हो, आपने वो कार्रवाई देखी है, आप गवाही दे देना, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। तो ए गया, गवाही दे दिया, ठीक है। अब उसने पैसे नहीं दिए, तो इसने केस कर दिया, बोला भाई मैंने गवाही दी है। तो यहाँ पे क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? बताइए। ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि गवाही देना उसकी पब्लिक ड्यूटी है। अगर आपने कोई चीज़ देखी है, आप आई विटनेस हो, तो कोर्ट में जाके गवाही देना आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। आप कुछ अलग कर नहीं रहे हो, ये आपको करना ही है, ठीक है। पुलिस जो होती है उसकी पब्लिक ड्यूटी है, अगर उसने कोई चीज़ देखी है तो उसको कोर्ट में गवाही देनी होगी, पुलिस हो या कोई भी हो। तो पुलिस अगर आपके लिए, आपने कोई कंप्लेंट फाइल करी हो, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, तो क्या वो आपसे पैसे लेगी? नहीं। आपका मान लीजिए फ़ोन चोरी हो गया, आपने पुलिस में कंप्लेंट करी, तो पुलिस का काम है ना थोड़ा बहुत देखना, वो आपसे थोड़ा ना बोले कि मेरे को 20,000 रुपये दो तब मैं तुम्हारा फ़ोन देखूंगा, ऐसे नहीं होता, वो उसकी पब्लिक ड्यूटी, ठीक है। तो कंसिडरेशन मतलब समथिंग ऑफ वैल्यू, समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई कंसिडरेशन ना हो कि हम ब्लैक मैजिक से कुछ गाड़ी बना देंगे। एक शकलका बुम बुम करके बहुत पहले एक सीरियल आता था, उसमें संजू था, उसके पास एक पेंसिल थी जादू की, जिससे वो कुछ भी बनाता था, वो चीज़ सच हो जाती थी। तो ये सब तो सीरियल में ही है ना, रियल लाइफ में तो ऐसे जादू नहीं होता ना, ठीक है। तो अगर आप बोलो कि मैं जादू से आपको गाड़ी दे दूंगा, तो ये कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। अब एक और पॉइंट लिखो, अब तो डेफिनेशन खत्म। समथिंग एंड सच एक्ट और एब्सटिनेंस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। एक पॉइंट और लिख लो, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, नीड नॉट बी एडिक्वेट। इस लाइन का मतलब क्या हो? कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप लोग कुछ बोलिए। आप लोगों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। लास्ट क्लास में भी ये प्रॉब्लम थी, चलो कोई नहीं। अब यहाँ मेरी बात सुनो, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ये लास्ट पॉइंट है आज के क्लास का। अगर कोई, मैं ए ने प्रॉमिस किया, उसकी गाड़ी 10 लाख रुपए की है, वो आपको सिर्फ 50,000 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है
वो तो इनएडिक्वेट है ना, उसको उस गाड़ी के 10 लाख मिल सकते हैं, बट वो आपको 50,000 में बेच रहा है। ठीक है, तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि एडिक्वेट, उसका मन, अगर मान लो कंसिडरेशन बहुत इनएडिक्वेट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो जाता, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अगर ए ने अपनी गाड़ी सिर्फ 50,000 रुपये में बेची, जो कि वो 10 लाख में बेच सकता था, और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। ये आप बाद में ये नहीं बोल सकता अरे वो तो बड़ा इनएडिक्वेट है, अब मैं बढ़ाना चाहता हूँ, नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का आप प्ली ले सकते हो। अगर मान लो गाड़ी 10 लाख की है और आपने 100 रुपये में बेचा है, तो भाई कंसिडरेशन तो इनएडिक्वेट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक चीज़ का प्रिजम्पशन आ जाता है, एक चीज़ का डाउट आ जाता है कि क्या कंसेंट फ्री था। क्योंकि ये बहुत वियर्ड है कि कोई आदमी 10 लाख की गाड़ी 100 रुपये में बेचेगा। तो अगर वो ये बोले कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, जोर ज़बरदस्ती से साइन करी गई है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। तो प्रिजम्पशन ऑफ लैक ऑफ कंसेंट राइज हो जाता है अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। ठीक है, अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, बट एक प्रिजम्पशन रेज हो जाता है कि पता नहीं कंसेंट था कि नहीं। और अगर वो पार्टी प्रूफ नहीं कर पाती है कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, तब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। एक प्रिजम्पशन तो रेज होता है। मान लो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि मैं अपना गाड़ी 100 रुपये में बेचूंगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब ए 100 रुपये में दे नहीं रहा है, ठीक है तो एक प्रिजम्पशन रेज हो गया कि क्या पता ए का कंसेंट फ्री नहीं था, बट बी ने प्रूफ कर दिया कि ए का कंसेंट फ्री था, ए पे कोई जोर जबरदस्ती कुछ भी फ्रॉड नहीं हुआ, तब फिर ए को वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, प्रिजम्पशन रेज होने में फायदा क्या है ए को, कि ए को नहीं प्रूफ करना कि उसका कंसेंट फ्री था कि नहीं, अगले पार्टी को प्रूफ करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि एडिक्वेट हो, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी चलता है, बट हाँ वो एक डाउट रेज कर देता है कि पता नहीं कंसेंट फ्री था कि नहीं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो आज की क्लास में हमने कंसिडरेशन टॉपिक स्टार्ट किया है, हमने एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन पढ़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसिडरेशन में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन बहुत मैंडेटरी है, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। फिर हमने डेफिनेशन को ब्रेक किया है, सेक्शन 2D के डेफिनेशन को हमने ब्रेक किया है। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दी क्लास। और आप लोग प्लीज़ जो भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस पर कॉमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ऑल राइट।